दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चित्रकला में रेखा को क्या दर्शाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गति और दिशा। चित्रकला में रेखा केवल आकृति नहीं बनाती बल्कि गति और दिशा का भी एहसास कराती है। सीधी, घुमावदार व टेढ़ी रेखाएं विभिन्न भावनाएं और ऊर्जा व्यक्त करती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व चित्र में गहराई उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य एक ऐसा तत्व है जो दो आयामी सतह पर गहराई और दूरी का भ्रम पैदा करता है। अगला प्रश्न है, जल रंग चित्रकला में प्रयुक्त मुख्य सतह क्या होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वाटर कलर पेपर। जल रंग चित्रण में व्यक्त मुख्य सतह वाटर कलर पेपर की होती है। वाटर कलर पेपर विशेष रूप से पानी को अवशोषित करने और रंगों को समान रूप से फैलने देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अन्य कागजों की तरह पानी के संपर्क में आने पर बहुत अधिक मुड़ता या सिकुड़ता नहीं है। अगला प्रश्न है कि पेस्टल माध्यम का प्रमुख गुण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेखात्मक प्रभाव। रेखात्मक प्रभाव पेस्टल माध्यम का प्रमुख गुण है। पेस्टल एक शुष्क माध्यम है जो पिगमेंट को बाइंडर के साथ मिलाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बनावट कृत्रिम होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चित्र में बनाए गए कांच जैसे प्रभाव। कृत्रिम बनावट वह होती है जिससे कलाकार द्वारा किसी माध्यम से जानबूझकर बनाया जाता है। यह किसी वस्तु की वास्तविक भौतिक सतह नहीं होती। चित्र में बनाया गया कांच जैसा प्रभाव वास्तविकता का भ्रम है जिसे पेंट या अन्य माध्यमों से निर्मित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक सफल चित्र में संतुलन का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नेत्रों के लिए सामंजस्यपूर्ण संयोजन। संतुलन एक सफल चित्र का एक मौलिक सिद्धांत है जिसका अर्थ है तत्वों का सामंजस्यपूर्ण वितरण। यह चित्र के विभिन्न भागों में दृश्य भार का समान वितरण सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, ड्राई ब्रश टेक्निक का प्रयोग विशेष रूप से किसके लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बनावट देने के लिए। यह एक पेंटिंग तकनीक है जहां ब्रश पर बहुत कम पेंट लिया जाता है और उसे सूखे या लगभग सूखे कैनवस पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है? तो ये है ऑप्शन सी, शिव। भगवान शिव का नटराज रूप यानी नृत्य करते हुए एक प्रतिष्ठित रूप जो ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव का प्रतिनिधित्व करता है। यह नृत्य सृजन, संरक्षण, विनाश, माया और मुक्ति के शिव के 5 कार्यों का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुप्त काल। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से गुप्त काल यानी कि चौथी से छठी शताब्दी और फिर उसके पहले के सातवाहन काल, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसवी तक निर्मित हुई थी। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, गंधार कला शैली किस प्रभाव का मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनानी और भारतीय। गांधार कला शैली यूनानी और भारतीय कला का एक अद्वितीय मिश्रण है जो कुषाण काल में विकसित हुई। यह शैली मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है, साल भंजिका मूर्ति किस वास्तु शैली में मिलती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सांची स्तूप में। साल भंजिका की मूर्तियां मुख्य रूप से सांची स्तूप के तोरण द्वारों पर, यानी कि जो प्रवेश द्वार है उस पर उत्कीर्ण की गई है। यह प्राचीन भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण रूपांकन है, जिसमें एक महिला वृक्ष की शाखा को पकड़े हुए दर्शाई गई है। अगला प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मंदिर योगिनी संप्रदाय से जुड़े हैं, जो एक तांत्रिक परंपरा है जिसमें 64 योगिनियों यानी देवियों की पूजा की जाती है। इन मंदिरों की विशिष्ट विशेषता इनकी वृत्ताकार वास्तुकला, जिसमें खुले प्रांगण के चारों ओर छोटे छोटे कक्ष होते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित 64 योगिनी मंदिर जो है, इसी से प्रेरित होकर भारतीय संसद का भवन जो है वो बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भीमबेटका शैलचित्र किस काल से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य का प्रयोग चित्र में किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गहराई और दूरी का आभास दिखाने के लिए। चित्रकला में परिप्रेक्ष्य का प्राथमिक उद्देश्य दो आयामी सतह पर गहराई और दूरी का यथार्थवादी आभास उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, स्टिल लाइफ चित्रण में कौन से विषय लिए जाते हैं? तो ये है ऑप्शन सी, स्थिर वस्तुएं। स्टिल लाइफ चित्रकला का एक प्रकार है जिसमें स्थिर या निर्जीव वस्तुओं को विषय के रूप में लिया जाता है। इसमें सामान्यतः फल, फूल, बर्तन, किताबें एक मेज पर रख दी जाती हैं और फिर उसके बाद उसकी चित्र बनाते हैं कलाकार। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में आईएसओ किसका सूचक है? तो यह है ऑप्शन सी, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता का। फोटोग्राफी में आईएसओ कैमरे के सेंसर की प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता का सूचक है। उच्च आईएसओ सेटिंग सेंसर को कम रोशनी में भी अधिक संवेदनशील बनाती है, जिससे तेज तस्वीरें खींची जा सकती। आईएसओ शटर स्पीड और अपर्चर के साथ मिलकर एक्सपोजर त्रिकोण का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, डेप्थ ऑफ फील्ड का तात्पर्य फोटोग्राफी में किससे है? तो ये है ऑप्शन सी, फोकस क्षेत्र की गहराई। फोटोग्राफी में डेप्थ ऑफ फील्ड उस दूरी को संदर्भित करती है जिसमें विषय के सामने और पीछे की वस्तुएं फोकस में तीक्ष्ण दिखाई देती हैं। इसमें मुख्यतः अपर्चर लेंस की फोकल लंबाई और दूरी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्केचिंग के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यह है ऑप्शन ए, ब्रश। स्केचिंग मुख्य रूप से त्वरित रेखांकन, रूपरेखा बनाने और विचारों को पकड़ने के लिए की जाती है। ब्रश का प्राथमिक उपयोग पेंट या तरल माध्यमों को लगाने और रंगों को मिलाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कला समीक्षा की तकनीकी भाषा में प्रयोग होता है? तो यह है ऑप्शन ए, स्ट्रोक। स्ट्रोक एक तकनीकी शब्द है जिसका उपयोग कला समीक्षा में कलाकार द्वारा ब्रश या अन्य उपकरण से लगाए गए चिन्ह को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में शटर स्पीड का प्रभाव क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गति और स्थिरता कैप्चर। शटर स्पीड वह समय अवधि है जिसके लिए कैमरा का शटर खुला रहता है और सेंसर पर प्रकाश पड़ता है। इसका प्राथमिक प्रभाव गति और स्थिरता को कैप्चर करने पर होता है। तेज शटर स्पीड गतिमान वस्तुओं को फ्रीज कर देती है, जैसे उड़ती हुई चिड़िया। अगला प्रश्न है, हॉरिजॉन्टल लाइन चित्रकला में किसका संकेत देती है? तो ये है ऑप्शन बी, स्थायित्व और शांति। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा चित्रकला में स्थिरता, शांति और विश्राम का संकेत देती है। ये रेखाएं गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठाती हैं, जिससे स्थिरता और सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है।
अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य चित्रण में वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की विशेषता क्या है? तो ये है ऑप्शन सी, केवल एक केंद्र बिंदु। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव यानी कि एक बिंदु परिप्रेक्ष्य में सभी समानांतर रेखाओं जो दर्शक से दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं, एक ही वेनिसिंग पॉइंट पर आकर मिलती हैं। अगला प्रश्न है, कला सभी के लिए है, यह कथन किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक समावेशन से। कला सभी के लिए है का अर्थ है कि कला जाति, वर्ग, लिंग, क्षमता या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी लोगों के लिए सुलभ होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कला का किस क्षेत्र में उपयोग नहीं होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कानून। कला का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा और विज्ञापन। कानून का क्षेत्र मुख्य रूप से नियमों, विनियमों, न्याय और तर्क पर आधारित है, जहां कला का सीधा या प्राथमिक उपयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एकीकृत शिक्षा में कला को क्यों सम्मिलित किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बहुविध शिक्षण विधि को प्रोत्साहन देने हेतु। एकीकृत शिक्षा में कला को पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बहुविध शिक्षण विधि को बढ़ावा देना, जिससे विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। अगला प्रश्न है, कला का किस शैक्षिक उद्देश्य से प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मूल्य, शिक्षा, सद्भावना व सामाजिक चेतना के विकास हेतु। कला शिक्षा का मुख्य या प्रमुख उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। कला के माध्यम से छात्र सामाजिक मुद्दों को समझते हैं और अपनी सामाजिक चेतना विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है, कला मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को सक्रिय करती है, यह किस सिद्धांत को पुष्ट करता है? तो यह है ऑप्शन सी, समग्र अधिगम दृष्टिकोण। कलात्मक गतिविधियां मस्तिष्क के बाएं यानी तार्किक विश्लेषण और दाएं रचनात्मक सहज दोनों गोलार्धों को सक्रिय करती है। यह समग्र अधिगम दृष्टिकोण को पुष्ट करता है, जिसका अर्थ है कि सीखने की प्रक्रिया में केवल बौद्धिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक, रचनात्मक और शारीरिक पहलुओं को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कला जन चेतना का प्रभावी माध्यम बन सकती है, यह किस पक्ष को बल देता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक और शैक्षिक पक्ष। कला में समाज में जागरूकता फैलाने, सामाजिक मुद्दों को उजागर करने और सामूहिक भावनाओं को व्यक्त करने की शक्ति होती है। कला लोगों को विभिन्न विषयों और दृष्टिकोणों के बारे में शिक्षित कर सकती है, जिससे ज्ञान और समझ बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि जब कोई बच्चा बार बार केवल काले रंग का प्रयोग करता है, तो यह किस मानसिक संकेत की ओर इशारा करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तनाव और अवसाद। रंगों का प्रयोग अक्सर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। कला चिकित्सा में काले रंग का अत्यधिक या बार बार उपयोग अक्सर तनाव, अवसाद, भय, क्रोध या दुख जैसी नकारात्मक भावनाओं से जुड़ा होता है। काला रंग अक्सर अंधेरे, उदासी और भारीपन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, रंगों का त्रिभुजात्मक रंग चक्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह है ऑप्शन बी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग। रंगों का त्रिभुजात्मक रंग चक्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंगों के संबंध पर आधारित होता है।